बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डेफिनेशंस की थी, तो आज भी हमारा जो लेक्चर होगा वो डेफिनेशंस के ऊपर होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जोलॉजी में ये कुछ टर्म्स हैं केमिस्ट्री रिलेटेड, इनको हम स्टडी करेंगे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और डेफिनेशन की बेस पे। और शॉर्ट क्वेश्चन में ये एज अ डेफिनेशन आ सकती हैं या फिर हमारे एमसीक्यूज में आ सकती हैं, क्योंकि जो पेपर्स होते हैं उनमें जो पैटर्न है उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। जैसे जैसे आपके अभी तो ये हमारे टॉपिक्स जो है कवर हो रहे हैं, इसके बाद आप लोगों के जब सेमेस्टर के फाइनल पेपर आएंगे तो इनशाला मैं अपने पास पेपर भी आपके साथ शेयर करूंगी और आपको पेपर पैटर्न भी बताऊंगी कि किस तरह का आपको पेपर पैटर्न आएगा। तो इसमें जो है वो हमारे पास जो पेपर पैटर्न होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो भी हमारा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस की बेस पे, डेफिनेशंस की बेस पे है। तो हम कुछ डेफिनेशन जो है आज स्टडी करेंगे। तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलाइट्स, सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन फॉर्म। सोल्यूशन हमारे पास जो होता है कोई भी लिक्विड सोल्यूशन, उसके अंदर ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसकी हमारे पास एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एसिड। एसिड किसको कहते हैं? सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऐसा सब्सटेंस जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस दे, उसको हम कहते हैं एसिड। जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हम जब इसको वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट का आपको मतलब पता है कि वो बिखर जाता है, टूट जाता है। किसमें? H+ और Cl नेगेटिव में। तो H+ जो हमारे पास ये दे रहा है, हमें हाइड्रोजन आयंस दे रहा है, ये एसिड है हमारे पास। अब आगे हम पढ़ेंगे बेस। बेस क्या है? सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऐसा सब्सटेंस जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो हमें हाइड्रोक्सिल आयन दे, हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन आ जाते हैं। तो ये हमारे पास OH क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन। ये हमारे पास क्या है? बेस। ये हमारे पास क्या सी? एज अ एसिड। उसके बाद एक टर्म है पीएच। आपको पता है कि पीएच जो है वो हम मेजर करते हैं, मेजर एसिडिटी और अल्कैलिनिटी को जो है ये हम इसमें मेजर करते हैं। तो हमारे पास पीएच होती क्या है? पीएच की डेफिनेशन क्या है? द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। अब हमारे पास जो है इसमें जो हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं और हाइड्रोजन आयन भी हमारे पास H+ हाइड्रोजन आयन है और H और हाइड्रोक्सिल आयन है। ये इफेक्ट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, और ये इफेक्ट, इनकी हम इफेक्ट को चेक करने के लिए हम पीएच स्केल यूज करते हैं। इसीलिए ये हमारी बॉडी के अंदर जो है इफेक्ट भी कॉज करते हैं। तो इस वजह से इनकी कंसंट्रेशन का बढ़ना या कम होना हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो हाइड्रोजन आयन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? मोर एसिडिक। अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन किसी सॉल्यूशन में ज्यादा है तो वो हमारे पास क्या होगा? मोर बेसिक। इसी तरह हमारे पास जो है फिर हम पीएच स्केल यूज करते हैं अपनी पीएच को मेजर करने के लिए कि इस सॉल्यूशन के अंदर का जो हमारा सॉल्यूशन है हमारे पास एसिडिक है या फिर ये हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है। तो हम पीएच स्केल यूज करते हैं। अब सॉल्यूशन कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल कैसे होंगे? जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की अमाउंट जो है वो इक्वल होगी, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं ये हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशंस है। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि सॉल्यूशन हमारे पास एसिड है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। हम उनको मेजर करने के लिए अपना पीएच स्केल जो है वो यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कोई सोल्यूशन है तो उसकी पीएच क्या है। तो अगर पीएच स्केल हम उसमें तो पीएच स्केल के साथ हम मेजर करेंगे कि उसकी जो है वो सोल्यूशन की पीएच कितनी है। तो अगर उसकी जो है वो हमारे पास पीएच जो है वो लेस देन 7 आती है तो वो हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन होगा। अगर हम उसकी पीएच जो है वो अबव है 7 से, हमारे पास जो पीएच स्केल है तो उसके ऊपर अगर वो 7 से अबव जा रही है
तो फिर उसकी पीएच कितनी होगी, वो बेसिक होगा। और अगर वो सोल्यूशन जो है उसकी पीएच 7 तक ही रहती है तो वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। ऐसे हमारे पास जो है वो पीएच स्केल होता है, उसके बिल्कुल दरमियान में हमारे पास ऐसे 7 होता है। अब अगर कोई सोल्यूशन है तो उसकी पीएच जो है वो इधर 7 से पीछे की तरफ मूव कर रही है तो इस तरफ वो एसिडिक सोल्यूशन होते हैं, और अगर उसकी पीएच जो है वो 7 से अबव है तो वो क्या होते हैं, हमारे पास बेसिक सोल्यूशन होते हैं। और इसी तरह ये एसिडिक सोल्यूशन होते हैं। अगर उसकी पीएच हमारे पास 7 रहती है तो वो हमारे पास उसकी पीएच क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, उसके बाद अब हम पीएच को कंट्रोल कैसे करते हैं। पीएच को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी होता है। वो क्यों जरूरी होता है, क्योंकि पीएच जो है उसका मेंटेन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पीएच का मेंटेन रहना जरूरी है। अगर उसकी पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो उसके सेल्स जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो पीएच को मेंटेन क्या करने के लिए हम यूज करते हैं, बफर्स यूज करते हैं। ये बफर्स क्या करते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, जो कि पीएच को चेंज होने से बचाते हैं तो पीएच चेंज ना हो। स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मेंटेन होना बहुत जरूरी है, और उसकी पीएच जो है वो कांस्टेंट रहे उसकी, ताकि क्यों उसकी पीएच कांस्टेंट रहे, ताकि वो उसके बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन रख सके। तो ऐसा सब्सटेंस जो हमें हेल्प आउट करता है कि हमारे रेगुलेट करे वो एसिड और बेस के बैलेंस को ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रेगुलेट करे जो एसिड बेस को, उसको हम कहते हैं वो बफर्स हैं। हमारे पास बहुत बफर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट्स, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स वगैरह जो हैं, ये हमारे पास जो है बफर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो हमारे पास एग्जांपल है, ये जो हमारे पास एग्जांपल है हमारे पास कार्बोनिक एसिड की, तो जब कार्बोनिक एसिड को हम जो है वो डिसोसिएट करते हैं तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन हमें देते हैं। अब अगर हम इसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर से ऐड करवाते हैं तो ये हमारे पास जो हम ऐड करवा रहे हैं हाइड्रोजन, वो हमारे इस बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर दोबारा हमारे पास क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड, और हमारी पीएच के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि पीएच चेंज हमारी नहीं होगी। अब अगर हम इस सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो ऐड करवाते हैं तो हमारे हाइड्रोक्सिल आयन जो है, ये जो हमारे पास H+ है, इसके साथ मिलके वाटर की सूरत में बाहर रिलीज हो जाएंगे और हमारे पास इधर जो है वो H की कमी हो जाएगी। तो फिर जो हमारे पास जितने भी ये कार्बोनिक एसिड जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो हम एज अ बफर जो है वो ऐड करवाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये फिर डिसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं और दोबारा इस फॉर्म में आ जाते हैं। इस तरह कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट जो है ये मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट है बफरिंग के अंदर, ताकि ये वर्टिब्रेट की ब्लड के अंदर पीएच को मेंटेन कर सके। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी कुछ डेफिनेशंस के ऊपर ही था। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनिमल्स, के एनिमल्स की बॉडी के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं पहले तो वो हम सीखेंगे कि व्हाट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एनिमल्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हम उनको कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो कंटेन करते हैं कार्बन एटम्स के ऊपर। तो आगे हमारे पास जो मेजर हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। इन सबको हम अगले इंशाल्लाह अपने लेक्चर में 1 बाय 1 डिटेल से देखेंगे। तो इसमें थोड़ी सी ओवरव्यू था, तो इस वजह से डेफिनेशंस थी कुछ, तो इस वजह से मैं आपको अभी ये डेफिनेशंस बता रही हूँ, एक ओवरव्यू दे रही हूँ। बाकी इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर्स में इनको 1 बाय 1 डिटेल से देखेंगे। तो मॉलिक्यूल्स की हमारे पास कितनी टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे पास वो होते हैं जो कार्बन एटम्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं।
और जो हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो लैक ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, यानी उनमें सम अमाउंट में कार्बन और अदर्स एटम्स जो है वो कंसिस्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है CO2 की। उसके बाद हम कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वो डिपेंड्स करती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के ऊपर। आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम डिटेल्स में नहीं देखेंगे। एमसीक्यूज में आपको आ सकता है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के ऊपर, यानी कि कार्बन की प्रॉपर्टीज के ऊपर। और कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो जी आगे हम देखते हैं, हमारे पास है हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर एक फ्रेमवर्क का काम करते हैं। जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हमारे पास एक फ्रेमवर्क के तौर पे है। उसके बाद हमारे पास ये आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं? द रिएक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, यानी कि रिएक्टिव मॉलिक्यूल किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखी हैं इधर। तो हमारे पास ये आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हमारे पास है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हमारे पास है कार्बोनाइल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप एंड डाइसल्फाइड ग्रुप। तो ये हमारे पास थी आज की कुछ डेफिनेशंस। इंशाल्लाह ताला हम अपने अगले लेक्चर्स में अपने इन्हीं जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे डिटेल से देखेंगे 1 बाय 1।